जावास्क्रिप्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। जिसने कल की क्लास मिस की उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जिसने की है उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा है कल की क्लास में, क्योंकि सर ने उसको शायद डीप में बताया होगा फंक्शंस को, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट। मैं स्टार्टिंग से ही फंक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी जितना शायद सर कल गए होंगे, क्योंकि मैं फंक्शन के टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो भी टॉपिक्स पढ़े उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आप लोग ठीक है, आप लोग से मैं क्लास के लास्ट में टॉपिक्स के नाम पूछूंगी, लेकिन अभी मैं टॉपिक्स के नाम खुद बता रही हूँ। ठीक है, फिर भी मैं सबसे कहना चाहूँगी, जिसका भी अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हुए जावास्क्रिप्ट में, अगर एक की भी कोई सी भी क्लास मिस हुई है तो वो कैसे भी करके उसको कवर करे, चाहे वो नोट्स से कवर करे, चाहे उनको मैंने रिकॉर्डिंग्स दी है उससे कवर करे, और उसके साथ साथ उनको कोड की फाइल्स भी सारी 1 बाय 1 दी हुई है, जिसमें मल्टीपल्स एग्जाम्पल है हर एक कॉन्सेप्ट के, तो उसको भी देख के वो कर सकते हैं। इन द एंड ऑफ क्लास सभी को पता है कि मैं एक टेस्ट रखने वाली सरप्राइज, तो उसके लिए रेडी रहना। ठीक है, अभी तक के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल, कीवर्ड्स पढ़े थे कि कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे लेट वर्क कॉन्स्ट, जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स थे, 2 टाइप्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उसमें नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सारे इस टाइप्स के जो होते हैं वो आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और नॉन प्रिमिटिव आता है अरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद जो ऑपरेटर्स पढ़े थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, जिसमें से कंपैरिजन आता है, अरिथमेटिक आता है, और सिम याद नहीं आ रहे और भी, मतलब इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने। और इसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह पढ़ी थी, जिसके अंदर अरे मेथड्स पढ़ी थी। इसके बाद है ना, अरे मेथड्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ी, जिसके अंदर जो चीज़ें हैं, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, इंक्लूड्स, ये सारी मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग की, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 कवर करना ही है, जिसकी जहाँ छुट्टी है वो सोर्सेज से कवर कर ले। फिर भी नहीं आता है तो डाउट्स आके पूछ सकता है, लेकिन वो मुझे अलग ही पता चल जाएगा कि सामने वाले ने एफर्ट्स लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि डाउट्स अलग चीज़ होती है, पूरा कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है। तो आप लोग कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद आती है अरे मेथड्स के बाद हमने पढ़ा इफ़ एल्स कंडीशन, उसके बाद स्विच पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ एल्स स्विच का लूप पढ़े थे। लूप में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप पढ़े हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो फॉर ईच, मैप, फिल्टर, ये मेथड्स ही हर एक ही, लेकिन इनको लूप में भी कंसीडर कर देते हैं। हमने इसको मेथड्स के अंदर ही कवर कर लिया था ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें लूप ही है एक तरह से उसके अंदर भी, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इटरेट ही करते हैं चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ी थी। स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने के बाद हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शंस की क्लास आज से ही समझ लो कि अगर छूट गई थी कोई बात नहीं, लेकिन अब मत छोड़ना, मिस मत करना। ठीक है, तो फंक्शन अगर सर ने कल जो बताया था उसमें आपको इतना थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा कि ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि इफ़ एल्स है, फोर लूप है, ये सब क्या होता है, इन सब का एक स्कोप होता है। उसी तरह से जो फंक्शन होता है उसका भी क्या होता है, एक स्कोप होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हम कुछ कोड लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और जो कर्ली ब्रेसेस एंड होता है, उसके बीच में हम क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। सपोज लाइक अगर हमें कोई डाटा डिलीट करना हो तो डिलीट फंक्शन बना देंगे, कोई डाटा कोई टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अपडेट करना हो डाटा तो हम डाटा अपडेट करके एक फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह से पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। उन फंक्शंस को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, अगर हमें कहीं और भी यूज़ करना हो तो उसको बस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और हम उसको मेनी टाइम्स, जो जितना आपको नीड है, एज मेनी टाइम्स यू नीड, यू कैन कॉल द फंक्शन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक और चीज़ है जिसको जहाँ नहीं समझ में आए वो माइक ऑन करके बोलना, क्योंकि अगर आप कमेंट लिखते हो तो मुझे डायरेक्टली कमेंट शो नहीं होगी। ओके, तो आप एनी मैम टाइम, आपने आपने जैसे स्ट्रिंग में शेयर करा था वो इसकी लिंक, आप इस पेज की भी लिंक शेयर कर सकती हैं इसकी, टेलीग्राम पर। हाँ, इस पेज की। ओके, और दूसरा ये कि आपने बोला था ना कि आप स्ट्रिंग की रिकॉर्डिंग भेजोगे मुझे क्लास की, वो भी आपने शेयर नहीं करी, वो अच्छा आप हाँ, क्लास के बाद कर वो दोगे? एक्चुअली मैं बाहर चली गई थी ना, तो मैं शेयर नहीं कर पाई। मैं कर दूंगी आज, अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगी और दे दूंगी मैं आप लोगों को। ओके।
वैसे ये अभी क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल है तो आपको लिंक मिल नहीं पा रही होगी, मैं वन बाय वन उसमें ना जैसे HTML CSS की सीरीज़ है ना वैसे ऐड कर दूँगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था तो वो ऐड नहीं कर पाई, बाकी आप अगर सर्च करते हो ना यहाँ से तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा सब कुछ। बट आई ओके। अंडरस्टैंड कि इनिशियल लेवल पे नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद पढ़ना है, सो मैं उसको एक के बाद एक ऐड कर दूँगी। अब फंक्शंस यूज़ क्यों किए जाते हैं ना, ऑब्वियसली हम फंक्शंस पढ़ तो लेंगे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम एक बार लिखेंगे उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं कॉल करने के लिए, सॉरी कॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें कोई चीज़ डिलीट करना है, हमने डिलीट नाम का फंक्शन एक बार बना दिया, अब हमें मल्टीपल अलग 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 जगह डिलीट करवानी चीज़ें, तो हम ऐसा नहीं कि बार बार डिलीट का कोड लिखेंगे। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक बार कोड लिखा बस उस फंक्शन को कॉल कर देंगे जहाँ जहाँ पे हमको बार बार चीज़ें डिलीट करवानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीबग करने में आसान होता है। ऑब्वियसली अगर आप कोड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डीबग होता क्या है। अभी आपके लिए डीबग समझना थोड़ा टफ होगा बट आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि डीबगिंग क्या होती है। अगर हमारे कोड में कोई एरर आ रही है तो उसको फिक्स करने के लिए हम फंक्शंस वाइज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको कोड लिखते लिखते ही समझ में आएगा। रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी भी आसान होती है कि कोड को फंक्शन वाइज होते हैं तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या फंक्शंस चल रहे हैं। वो आपको मैं जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे ना तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं फंक्शन के सिंटैक्स की कि किस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। ये हमेशा हमें लिखना है, चाहे कोई सा भी फंक्शन बनाएंगे हमें सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना ही होता है। ओके, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो फंक्शन नेम लिखा हुआ है ये एक सिंटैक्स बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन नेम लिखा हुआ। फंक्शन नेम में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम जो भी बना रहे हैं, जैसे हम चाहें ना तो हम हमारे नाम के भी फंक्शन बना सकते हैं, सौम्या, गीतिका, पायल, योगिता, अंकित। ठीक है, इस तरह से भी फंक्शंस के नेम रख सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ हमारे नाम का यूज़ सिर्फ एक पहचान बताने के लिए है तो उसका फंक्शन के नाम देने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए फंक्शन का नाम वो दिया जाता है जिससे हम जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जस्ट लाइक डिलीट, अपडेट, रीड। डाटा को डिलीट कर रहे हैं तो ये एक फंक्शनलिटी है कि हम डिलीट करवाएंगे इस चीज़ के थ्रू। इस तरह से फंक्शंस के नेम रखे जाते हैं, जैसे कि डेटा डिलीट या टेबल डिलीट या फिर एनीथिंग जो भी हमारा काम है। जैसे कि अगर हमको किसी को इन्विटेशन कार्ड भेजना है तो अगर हम फंक्शन के थ्रू भेजना चाह रहे हैं तो हम फंक्शन का नाम रख देंगे इन्विटेशन, है ना। इस तरह से फंक्शन के नाम उसकी फंक्शनलिटी के बेस पे रखा जाता है कि क्या हम उससे फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस मतलब होता है गोल वाला ब्रैकेट, यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ। इसके बीच में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और nth नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे ये पैरामीटर 1 लिखा हुआ है ना, पैरामीटर 2। अब पैरामीटर से मतलब ऐसा नहीं कि हम ये ऐसा लिखेंगे पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ऐसा नहीं। यहाँ पर पैरामीटर मतलब कि जस्ट लाइक इफ एल्स कंडीशन में हम गोल ब्रैकेट के अंदर जो पास करते थे ना, जस्ट लाइक दिस, मैं बताती हूँ रुको। इफ एल्स दिख रहा है अभी। अच्छा, इफ एल्स तो मैंने इसमें नहीं है क्योंकि सर ने पढ़ाया था। ओके, जस्ट लाइक कि फोर लूप के अंदर हम यहाँ पर ये पैरामीटर्स पास करते हैं ना, इन सभी को पैरामीटर ही कहा जाता है। ये फोर लूप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है, जैसे ये पैरामीटर है। अगर हम बात करें दूसरे लूप्स की, फोर लूप्स की, तो फोर लूप्स में ये एज अ पैरामीटर है। ये पैरामीटर दिख रहा है आपको, जो कि सेमीकोलन से सेपरेट है। ये फर्स्ट पैरामीटर, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैरामीटर हुआ। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पैरामीटर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अ, किसी को भी नहीं हो रही है क्या? हो रही है। मैम हो रही है। गीतिका एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करो, हो सकता है आपके इधर इंटरनेट इशू हो। तो जिस तरह से हम यहाँ पर फोर लूप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे थे, अब यहाँ पर भी यहाँ पर 3 पैरामीटर्स की लिमिट होती है फोर लूप में। लेकिन जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर यहाँ पर फंक्शंस के अंदर हम और भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, है ना। तो पैरामीटर 1 2 3 मतलब कि कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ।
इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोड एनीथिंग जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सिंटेक्स फंक्शन का। अब हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम एक फ़ाइल बनाते हैं ताकि फंक्शन सेपरेट ही चले। ओके, अब ये ना हमारा फंक्शन है ऊपर, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन है, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है फंक्शन कीवर्ड। अब इसके बाद हमने लिखा है फंक्शन का नेम, जिसको हमने नाम दिया ग्रिड, और ये हमारा नेम क्या है, पैरामीटर है। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर एंड हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वापस फंक्शन के ऊपर की। ठीक है, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया था। अब कंसोल तो आपको सभी को पता है कि क्या चीज़ है, हम कंसोल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और ये भी पता है आपको कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने यहाँ पर नेम एज अ वेरिएबल कॉन्केट किया हुआ है। इस नेम में जो भी वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को हम ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इस नेम में वैल्यू आएगी कहाँ से। यहाँ तक तो सबको समझ में आया है ना? थम्स अप दे सकते हो, मुझे मोबाइल में दिख रहा है। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, हाँ कृति, आपने हैंड रेस किया है, बोलो। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या कृति? आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ, बोलो। क्या? कुछ बोलना चाह रहे थे क्या आप? नहीं। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में। अब हम चाहते हैं कि इस नेम में वैल्यू देना। अब कैसे देंगे? मैंने आपको कहा था कि हम फंक्शन बना के रख लेते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब हमने 5th नंबर की लाइन पे फंक्शन को कॉल कर रखा देखो, और 6th नंबर की लाइन पर भी हमने फंक्शन को कॉल कर रखा हुआ है। हम इस फंक्शन को nth टाइम कॉल कर सकते हैं। nth टाइम मतलब जब चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अब जैसे ये ग्रिड है, ये कॉल हो रहा है फंक्शन। अब यहाँ इस फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स होता है ग्रिड, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये एक सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पर हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर जो होता है इसको पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फंक्शन कॉल करते टाइम जो हम चीज़ पास करेंगे यहाँ पर उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ओके, फॉर सिंटेक्स हम मैंने कमेंट डाल दिया था कि आप लोगों को ध्यान रहे, और इसको कहा जाता है पैरामीटर्स। ठीक है, जो कि ऑलरेडी नोट्स में मैंने बता ही रखा है यहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आर्ग्यूमेंट में मैंने पहली बार पायल पास कर दिया, सेकेंड टाइम पर अमित पास कर दिया। अब ये ग्रीट है, फंक्शन कॉलिंग हो रही, तो पायल यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा? अब मैं ना इंटरनल प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरह से फंक्शन कॉल होगा और किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम जब ये कोड देखा तो इसके लिए मेमोरी स्टोर होगी। सबसे पहले लाइन बाय लाइन कोड रन हो रहा है, तो फंक्शन जब देखा कंपाइलर ने तो इसके लिए एक मेमोरी क्रिएट हो गई और ये इस फंक्शन उसमें जाके स्टोर हो गया। फिर नीचे आया 5th नंबर 6th नंबर की लाइन पे आया, अच्छा यहाँ देखा, अच्छा ग्रिड को कॉल किया गया हुआ है। तो ग्रिड को जब कॉल किया गया है तो यहाँ पे पायल आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। अब ये आर्ग्यूमेंट चल जाएगा नेम के पास, इंटरनली बता रही हूँ ना। अब ये नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई जो कि हमने यहाँ पास की थी। अब ये पायल को हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इसकी जगह और भी यूज़ करना है तो मैं इसको कंसोल के अंदर डायरेक्टली, ठीक है, इस तरह से भी नेम यूज़ कर सकती हूँ। इस नेम में उस नेम में डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग को कॉन्केट किया हुआ है और यहाँ पर हमने देखो टेम्पलेट लिटरल यूज़ किया हुआ है। ये दिख रहा है आपको बैकटिक है ना, और ये वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया हुआ है। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। और फाइल का नाम है फंक्शन FUNCTION। ओके, देखो
यहाँ पर ये 2 बार 3 बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पायल नाम को कॉल किया है। पायल 2 बार दिख रहा है इस लाइन पे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बार कंसोल किया हुआ है, हेलो पायल, और ये अपोस्ट्रोफी का साइन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। फिर यहाँ पर हेलो और पायल और एक्सक्लेमेटरी का साइन है। देखो लिखने का मैम तरीका दोनों में डिफरेंट है पर आउटपुट दोनों के सेम आएंगे। हाँ ये जो आपने 2 और 3 लाइन पर लिखा है console.log में, ये दोनों काम एक ही करेंगे? हाँ एक ही करेंगे। यही बताना चाह रही हूँ मैं कि ये जो वेरिएबल है ना नेम, इसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम टेम्पलेट लिटरल के थ्रू कर सकते हैं, ये जो बैकटिक दिख रहा है ना, ये बैकटिक है और ये करली ब्रेसेस है। इसको ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट लिटरल का स्ट्रक्चर, कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस करना हो, क्योंकि पता है अगर ये हम हटाते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड है ना, चार्ज ला। देखो पहले भी मैंने क्या हुआ कि एक बार बताया है कि जब भी हमें स्ट्रिंग के अंदर, देखो ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये बैकटिक लगाया और मैंने लिखा हेलो, ये एक स्ट्रिंग है। ओके इसको मत देखो। हाँ ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के 3 तरीके थे, मैंने बताया था आपको कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कर सकते हैं, उसके बाद से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कर सकते हैं। हाँ ये 3 तरीके से स्ट्रिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें से ये वाला जो डिफाइन करने का तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमें ये वेरिएबल एक्सेस करना है, नेम नाम का वेरिएबल एक्सेस करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस लगा के डॉलर साइन लगा के उसके बाद वेरिएबल एक्सेस करना होगा। याद है मैंने बताया था। यस आपने बताया था कि हमें अगर स्ट्रिंग के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको अगर हाँ हमें एक्सेस करना है तो डॉलर का हाँ साइन अगर लगाना है। स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका, ये स्ट्रिंग अपने आप में सेपरेट, ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग हो गई इधर, और यहाँ पर प्लस साइन लगा के हमने वेरिएबल एक्सेस कर लिया। तो ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं, ये स्ट्रिंग के बाहर वेरिएबल एक्सेस हो रहा है और ये स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस हो रहा है, पर दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है ये और ये वाला। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती हूँ इसको, क्योंकि इससे ना एरर्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये मॉडर्न तरीका है स्ट्रिंग को एक्सेस करने, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल से एक्सेस करने का। मैं 90% यही प्रेफर करती हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं अमित की। तो अमित भी सेम चीज़ चली और सेम आउटपुट इसीलिए मिला है हमको क्योंकि ये चीज़ हुई है। आई थिंक यहाँ तक फंक्शन सिंटैक्स समझ में आया होगा सभी को, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका समझ में आया होगा, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन का आउटपुट कैसे देखते हैं ये समझ में आया होगा सभी को। उसके बाद अगर हम एक और देखते हैं इसमें डायरेक्ट, हाँ ठीक है कैलकुलेशन से है पर चलेगी। ओके सपोज यहाँ पर ये एक फंक्शन है जो कि जिसका नाम क्या है, कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। ओके अब ये फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये दे दिया है क्योंकि हम सेल्सियस की जो वैल्यू आने वाली है उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से, तो हम इस फंक्शन का कॉल कहाँ कर रहे हैं, ये रहा, यहाँ दिख रहा है आपको 19 लाइन पे ये फंक्शन कॉल करा हमने, जिसको हमने पैरामीटर में पास किया 30 वैल्यू। ठीक है 30 वैल्यू कहाँ जाएगी कॉल होने पर, यहाँ पर जाएगी। अब एक और चीज़ है, जैसे हमने ये फंक्शन कॉलिंग की है ना, सेम वैसे ही फंक्शन कॉलिंग ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। इसको हमने क्या करा है कि जो इस फंक्शन को, जैसे इंटरनली अगर प्रोसेस बताते हो, फंक्शन कॉलिंग होगी, फंक्शन कॉलिंग होने के बाद जो भी फंक्शन रन होगा और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, वापस से इस वेरिएबल में स्टोर करवाने वाले हैं, और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हम चाहें वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फिर से मैं इंटरनल प्रोसेस बताती हूँ। हम यहाँ आए 19 लाइन पे, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। ओके कहाँ लिखा हुआ है, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ये फंक्शन मिल गया। अब इसके अंदर पैरामीटर क्या जा रहा है, 30 एज आर्ग्यूमेंट पास किया, तो इस सेल्सियस को मिल गया 30 वैल्यू। ठीक है अब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ रहे हैं हम इसके अंदर। ओके हम आए फ़ारेनहाइट के अंदर। ओके हमने सेल्सियस वेरिएबल का यहाँ यूज़ किया हुआ है कैलकुलेशन के, सेल्सियस में 9 का मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 30 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो जो भी वैल्यू आएगी, और इधर 5 + 32 ऐड होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी ये दोनों क्या होगी, आपस में डिवाइड हो जाएगी और फिर वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर। ठीक है अब सपोज इन केस मतलब एग्जांपल के फॉर्म में समझ लो कि जो फ़ारेनहाइट है इसमें कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ गई है, सपोज मान लो कि 20 वैल्यू आ गई एग्जांपल के लिए।
ओके, एग्जाम्पल आउटपुट, अरे एक मिनट, एग्जाम्पल के लिए समझ लिया कि ये कैलकुलेट होने के बाद जो वैल्यू आई है 20 आई हमारी, तो ये 20 कहाँ स्टोर हो गई, अभी इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, ये 69 नंबर पे मैंने बता दिया कि फ़ारेनहाइट में 20 वैल्यू आ गई। अब रिटर्न कीवर्ड अगर हम लिखते हैं तो फंक्शन रिटर्न करता है कि इसका ओवरऑल आउटपुट जो भी आएगा वो रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ बता दिया कि इस फंक्शन में हमको इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना है। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू में 20.2 स्टोर था, ये रिटर्न हुआ इस फंक्शन से और कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर। अब इस केस में यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू कंसोल लोड लो, अब देखो यहाँ पर जो टेम्प ऑफ एफ है यहाँ पर 18.86 आ रहा है इसका कैलकुलेशन, हमें एग्जैक्ट पता भी चल गया नीचे आउटपुट से। तो देखो अब समझ में आया कि यहाँ पर 86 यहाँ पर आ गया था फ़ारेनहाइट में और इसने फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 86। अब वो फंक्शन वापस 86 वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब इस 86 को मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 22 लाइन पर इसको कंसोल करके देखा कि इसमें वैल्यू क्या है। तो इसमें ये देखो यहाँ पता चल गया कि 86 वैल्यू यहाँ पर आई है। और वही 23 लाइन पर फिर से इसको अलग तरीके से कंसोल किया। कैसे किया, हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो कितना मिल गया 86, ये बता दिया पूरा टेम्परेचर इन। अगर हम इसको टेम्परेचर इन वो लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। फंक्शन रन होने से पहले टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, चूँकि हमने पास किए यहाँ से। इसको सेल्सियस में वैल्यू 30 थी, इस फंक्शन ने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया काय में, फ़ारेनहाइट में, और फिर यहाँ पर कंसोल कर दिया। हम चाहें तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे डायरेक्टली पता चल रहा है हमें कि वैल्यू क्या आ रही है। ओके, फिर भी इसको रहने देते हैं कमेंट में। ठीक है, समझ में आया। अब अभी तो हमने 30 को कन्वर्ट किया, अब मैं चाहती हूँ इस फंक्शन को मैं बार बार यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगी, फ़ारेनहाइट वैल्यू 1, अब इसको यहाँ पर लेट टेम्प फ़ारेनहाइट वैल्यू इसको 2, इसको 3। ओके, अब मैंने क्या करा, इस फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल किया हुआ है और 3 टाइम्स अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। अब इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके साथ हम लिख सकते हैं कॉमा लगा के, थर्टी और क्या क्या दिया हमने, 30, 20 और 90, 20 और 90। ओके, अभी इस केस में हम सोच पा रहे हैं कि क्या होगा, किसी को समझ में आया या नहीं। चाहो तो अलग अलग स्ट्रिंग बना के लिख दो, चाहो मैम उसने सेल्सियस को जो आपने नीचे फ़ारेनहाइट में दिया है उसमें कन्वर्ट कर दिया तीनों को एक साथ, आपने एक ही लाइन में हाँ पूरा कंसोल दे दिया अलग अलग लिखने की जगह। हाँ, इसको मैंने इस टेम्पलेट लिटरल कर दिया। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैंने अगर ऐसे लिखा है ना तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, देखो दिख रहा है
temp1 temp2 temp3 ही लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं लगाया और ना ही वो लगाया कर्ली ब्रेसेस। एक चीज इसमें मिसिंग है, मैम आपने एंड का साइन लगा दिया डॉलर की जगह। ये भी सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों रही इसमें। ओके, हम चाहे ना, पता है, तो ये अलग अलग लिखने की बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट वो कोमा है इस वजह से मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ। बीच में कोमा भी दिखाना है ना। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं टेम्पलेट लेटर के अंदर। तो इस केस में ऐसा हुआ कि अभी 3 बार फंक्शन कॉल किया था, 3 बार हमें आउटपुट, तीनों आउटपुट मिल रहे हैं। ओके, 86 इसकी ज़रूरत नहीं है प्लस साइन किया हुआ। 86 68 और 194 सेल्सियस में इनकी वैल्यू थी 30 20 और 90। तो 1 बाय 1 का फंक्शन कॉल हुआ। इसका मतलब ये है, ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि फंक्शन हमने बनाया एक बार और ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी हमें कॉल करना होगा। जितनी भी वैल्यूज़ हमें कन्वर्ट करना है तो बार बार फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फंक्शन बनाए, बार बार फंक्शन कॉल करेंगे और वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। अगर हमें चाहें कि और भी वैल्यूज़ करना है तो बस हम क्या करेंगे, नीचे जहाँ पे भी इसको जाके कॉल करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर कॉल करना है मुझे, मैं नीचे जाके भी कहीं पर भी कॉल कर सकती हूँ। इसको जैसे यहाँ पे फॉर वैल्यू दे दिया, इसको दे दिया हमने सपोज 16। ओके, और यहाँ पे भी मैं एक ऐड कर देती हूँ ताकि वैल्यू हमने बढ़ा दी है 16। तो ये 4 टाइम्स कॉल होकर आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमको एक वेरिएबल और ऐड करना पड़ेगा। ओके, 4, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइम्स हमने कॉल किया तो 4 वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया इसने। हमें 4 टाइम्स इसलिए कॉल करना पड़ रहा है क्योंकि हम पैरामीटर अलग अलग पास कर रहे हैं। अब समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक जितना भी पढ़ाया उसमें मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग, ये सब आया? अगर आ गया हो तो थम्स अप दे दो, तो मुझे समझ में आया आगे। ओके, गीतिका इज नॉट देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने थोड़ा डीप में लिया ताकि आपको समझ में आए। अब फंक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं। अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़ा ना उसको फंक्शन डिक्लेरेशन वाला टाइप बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, यही वाला तरीका देखा था हमने। फंक्शन लिखते हैं, कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर देन हम क्या करते हैं, कॉलिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका। तो ये हमारा नॉर्मल वे था जो कि हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने यहाँ पर बता देते हो। ओके, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है फंक्शन डिक्लेरेशन, वही चीज़ है अभी। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू फंक्शन को, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर करवा लिया। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ से सिंटैक्स की बात करें, एक फंक्शन बनाए, जैसे ये फंक्शन ए और बी, ठीक है, इसमें हमने पैरामीटर दिया हुआ है और ये ब्लॉक ऑफ कोड है। यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहा है, हम यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम लिखते थे वो वेरिएबल का नाम यहाँ नहीं लिख दिया, हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्ट करके वेरिएबल बनाया और यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। देखो, इन दोनों को साथ में देखोगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा, दोनों फंक्शन के सिंटैक्स को। ओके, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन वाला है ऊपर वाला, और ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है, जैसे ये से हेलो है, हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली नेम दिया फंक्शन को, इसको हम बोलते हैं नेम्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका है ये, इसको बोलते हैं। उसका फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, फंक्शन हम बना लेते हैं और इस फंक्शन को नेम कैसे दे रहे, बाद में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे से हाई। समझ में आया? फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस। कॉलिंग दोनों की सेम होगी, जैसे ये से हेलो लिखा हुआ है वैसे हम यहाँ नीचे से हाई लिख देंगे। अगर इसको कॉल करना है तो हम यहाँ लिख देंगे से हाई। ओके, ये फंक्शन कॉलिंग है और ये इसकी फंक्शन कॉलिंग है ऊपर वाले की। फंक्शन कॉलिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है।
तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन समझ में आया। ये देखो एक और ऐड फंक्शन है, इसको भी हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। एक बार और समझा दो। ओके देखो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसमें हमने फंक्शन को डायरेक्टली कीवर्ड लिखा फंक्शन का और उसके बाद नाम लिखा फंक्शन का और ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया और कॉल करने का तरीका ये है। उसके बाद फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करें तो हमको फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है, लेकिन फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने का उसका नेम नहीं देना है। जैसे इसे हेलो हमने यहाँ नेम दिया, इसे नेम नहीं देना है, डायरेक्टली हमको क्या करना है पैरामीटर पास करने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करना है और फिर बस वही कर्ली ब्रेसेस लगा के वो जो भी हम लिखना चाहें अंदर लिख सकते हैं। और इसको फिर हमको इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर होगी, इसके अंदर एक वेरिएबल बना के। तो फंक्शन का नेम फंक्शन डिक्लेरेशन में हम फंक्शन कीवर्ड के बाद ही लिख देते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशन में हम फंक्शन का नेम नहीं देते। उस फंक्शन से जो भी आउटपुट आएगा उसके वैल्यू को कहाँ स्टोर करवाते हैं, डायरेक्टली एक वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है ये फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर से हाई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और फंक्शन को इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने का तरीका सेम है यहाँ पर लिखने का, बट यहाँ पर इसके वर्ड से कॉल कर रहे थे और यहाँ पर इस वेरिएबल के नेम से कॉल कर रहे हैं, से है। आप दोनों को कंपेयर करो, सामने ऊपर नीचे दोनों सामने ही दिख रहा है डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन। क्या देख के समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस है ना? मैम। अगर नीचे हम देखें ऐड नाम का फंक्शन है। ओके ये कोई मुझे देख के बता सकता है कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है या फंक्शन डिक्लेरेशन? एक्सप्रेशन। क्यों है एक्सप्रेशन? क्योंकि हमने फंक्शन का नेम यहाँ ना देते हुए इसको एक वेरिएबल बना के यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर इन केस में इस फंक्शन का नाम बोलोगे ना तो ऐसे बोलोगे कि हमने ऐड फंक्शन बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को स्टोर कराया ऐड नाम के वेरिएबल में, इस फंक्शन को स्टोर कराया ऐड नाम के वेरिएबल में। सपोज यहाँ पर जैसे हमने कॉल किया ऐड 5 और 3 वैल्यू गई, यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट पास किया 5 और 3 और ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर देख लिया ऐड नाम का फंक्शन अच्छा यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ गया और यहाँ आया कि फंक्शन में 2 पैरामीटर यहाँ पर दिए। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पास किए उतने यहाँ पर पैरामीटर होने चाहिए। सपोज अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू 2 ही दी हुई है तो ये 8 को रिसीव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास पैरामीटर ही नहीं है, तो इसको हमको यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगी सी। एनीथिंग जो भी हम यहाँ पे ABC XYZ कुछ भी लिखेंगे सबसे चलेगा ये। ओके तो हमने 5 3 8 दिया, इसका मतलब A में वैल्यू चली गई 5, B में वैल्यू चली गई 3 और C में वैल्यू मैम हाँ मैम रिटर्न में भी तो चेंज करेंगे ना, +C आएगा। हाँ हाँ यहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर इस लाइन के बाद नीचे आ रही हूँ, मतलब मैं तो बताना चाह रही हूँ कि ये एक्सेप्ट तभी करेगा जब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 ही वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद हम चाहे तो फिर इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। वो हमारी इच्छा है कि हम इसको A+B+C लिखें या फिर इसको अलग अलग करके पहले ऐड कर लें। सपोज यहाँ पर पहले मैंने A+B करके और x वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, लेट x इक्वल्स टू, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि x में A+B+C की वैल्यू को स्टोर करवा के, ओके, और A+B+C हो गया और ये हटा के यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया x। ये थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए करा है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली A+B+C भी लिख सकते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये x की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 8 नाम के फंक्शन में, और इसको जब कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वैल्यू आएगी 8। अब जैसे यहाँ पर 8 नहीं आएगी, सॉरी 5 + 3 8 और 8 और 16 हो जाएगी। देखो आ गई 16 वैल्यू। हाई देयर आया है यहाँ से क्योंकि ये से हाई फंक्शन के ऊपर कॉल हुआ है। ये हेलो वर्ल्ड ऊपर का चल रहा है, हाई देयर यहाँ से आया, यहाँ पर जो कंसोल किया हुआ है ये हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट है, ये हेलो वर्ल्ड दिख गया। ये हाई देयर इस फंक्शन का आउटपुट है जो कि यहाँ पर आ गया है और इस फंक्शन का आउटपुट आया 16। ओके, इज दिस क्लियर टू? मैम इनका ये अलग अलग है तो इनका यूज क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है मेन? जैसे कि हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हाँ अरे और ऑब्जेक्ट भी पढ़ी थी। अरे को क्रिएट करने के मैंने अलग अलग तरीके बताए थे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के भी अलग अलग तरीके बताए थे, ऑब्जेक्ट लिटरल और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन डिक्लेरेशन काम एक ही करेंगे, बस इनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए इनके टाइप्स दे दिए। समझ में आया? काम दोनों एक ही कर रहे हैं ओवरऑल बैकएंड में,
बस क्या है, इनको लिखने के तरीके अलग अलग है, इसलिए इसको अलग अलग नाम मैम दिया है। मैम आप एक बार रिपीट कर दो, आपने जो कहा मेरे को समझ नहीं अभी आया। जो मैंने ये कहा कि जिस तरह से हमने अरे को क्रिएट करने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे देखे थे, जैसे कि अरे लिटरल था, अरे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करने के अलग अलग तरीके देखे थे, ऑब्जेक्ट लिटरल और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से फंक्शन को भी क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और इन्हीं को इन्होंने नाम डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी और भी टाइप्स है, ये 2 ही तरीके नहीं है, और भी तरीके हैं जो कि हम अभी आगे देखते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? अगर सबको डाउट लगे ना कि तो ये लेक्चर मैं वैसे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार और इसको शाम तक बैठ के देखना, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कल आके डाउट पूछ सकते हो आप, क्योंकि सारी चीज़ें नई नई है। मैम तो मेन डिफरेंस यही हुआ एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन के बीच में कि हम एक में वेरिएबल यूज कर रहे हैं और एक में हम डायरेक्ट नेम दे रहे लिख रहे हैं, हैं। हाँ सही है। थर्ड आता हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, डोंट वरी, वैसे भी आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, ताकि आपको ना और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें थोड़ा सा होता है कि नई नई चीज़ें, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देख रहे हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होता है, पहले एरो फंक्शन नहीं था, ये 6 ECMAScript 6 के जो फीचर्स आए, मतलब जब नया अपडेशन आया उसके बाद से एरो फंक्शन नाम का भी एक टाइप इसमें ऐड हो गया है फंक्शन बनाने के टर्म में। अब जैसे अब देखते हैं, ये ना सबसे शॉर्टर वे है। कैसे शॉर्टर वे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ था पहले वाले में, ठीक है, जिस तरह से यहाँ, लेकिन इसमें हमको फंक्शन कीवर्ड भी लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली बस पैरामीटर वाला ब्रैकेट लगाया, और ये वाला एरो फंक्शन, जहाँ पर आपको ये साइन दिख जाए समझ जाना एरो फंक्शन है फंक्शन के अंदर। और देखो इन दोनों का वहाँ पर एक साथ कंपेरिजन देखो। ये एड फंक्शन बना हुआ है जो कि एक्सप्रेशन वाला है, और ये फंक्शन बना है एरो फंक्शन मल्टीप्लाई वाला। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों में ही वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर भी वेरिएबल क्रिएट हुआ। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको फंक्शन कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर लगेगा ये वाला एरो फंक्शन, एरो लगेगा, इसी की वजह से इसको एरो फंक्शन नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एरो लगता है। यहाँ पर लिख रहा है आपको, यहाँ नहीं लगता है, बस बाकी ब्लॉक ऑफ कोड तो सेम है। ब्लॉक ऑफ कोड ना कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट से लेके कर्ली ब्रेसेस एंड तक तो सेम है। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ इनको फंक्शन को डिफाइन करने के तरीके में डिफरेंस है। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका आपको ऊपर बताया। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको क्या है? पहले वाले में फंक्शन का नाम दे रहे थे, दूसरे वाले में फंक्शन का नाम नहीं दिया, और तीसरे वाले में ये फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लिखा हमने। यहाँ पर शॉर्टर तरीका है, शॉर्टर वे है, काम वही है सिमिलर, बस फंक्शन को लिखने का सबसे छोटा तरीका है एरो फंक्शन। दिख रहा है आपको? ये समझ में आया? एक और तरीका है फंक्शन को लिखने का, जिसको भी हम एरो फंक्शन ही बोलेंगे। देखो यहाँ पर एरो लगा है, एरो फंक्शन है, ये भी एक एरो फंक्शन है, ये रहा। ये इसको वन लाइन शॉर्टर में बोलते हैं। इसमें हमको कर्ली ब्रेसेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर हमने पैरामीटर दिया है 6, और इसको हमने रिसीव करवाया यहाँ पर कॉमा लगा के C। ओके, और हम यहाँ पर चाहते हैं और रिटर्न में लाइक A इंटू बी डायरेक्टली यहाँ ना लिखते हुए, यहाँ लिखा हमने A इंटू बी प्लस C, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो x में स्टोर करवाया, नेट x। इसके अलावा आपको यहाँ पर x की वैल्यू में भी x में ओके, फिर एक z वेरिएबल बनाया, लेट z इक्वल्स टू लेट z इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ओके, इसकी जगह हमने कर दिया एक और वेरिएबल पास करते हैं यहाँ पर d, एक वैल्यू और पास करते हैं यहाँ पर 9। पैरामीटर्स बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, है ना।
ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एग्जाम्पल बताऊँगा और आपको। a इंटू बी प्लस सी हो गया जो कि x में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर x लिखते हैं, x प्लस डी। ओके, मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो x में स्टोर हो गया, और x की वैल्यू कौन सी हो जाएगी जो कि इसका आउटपुट आने वाला है वो x की वैल्यू हो जाएगी, और d कहाँ है जो कि हमने यहाँ पर पास किया। इन दोनों के ऐड होकर z में रिटर्न होगा, और रिटर्न हम यहाँ क्या कर रहे हैं, z कर रहे हैं। ओवरऑल आउटपुट क्या रिटर्न कर रहे हैं, z कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये z कहाँ आउटपुट दिखेगा, इसका आउटपुट मतलब ये जो कंसोल हमने किया है इसका आउटपुट साइड में दिखेगा। हम चाहें तो इस वेरिएबल को फिर से यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं लेट रिजल्ट, और रिजल्ट को कंसोल कर दिया। result of arrow function। ओके डन, यहाँ तक देखते हैं। इसको अभी के लिए कमेंट मारते हैं। ओके, यहाँ पर रिजल्ट ऑफ एरो फंक्शन क्या है हमारा 15 आया है। कैसे आया, सबसे पहले हमारा कॉल हुआ एरो फंक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉल होने के बाद यहाँ पर जो इसमें इनपुट्स आ रहे थे 2 3 4 5 गया ABCD के अंदर। अब इसके अंदर हम जितनी बार चाहें ABCD का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करा A इंटू बी, मतलब कि क्या हुआ A इंटू बी मतलब 2 3 जा 6, 6 प्लस C मतलब कि 6 प्लस 4 10 हुआ। तो 10 आउटपुट आ गया लेट के अंदर एक्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर हमारे वो करके देखना हो कि एक्स की वैल्यू कितनी है ये, तो हम चाहे तो ओके, हम ना चाहे तो ना भी करें तो भी चलेगा। अब ये रन होते हुए एक मिनट, ओके, वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई 10 आ गई, मतलब इसका आउटपुट क्या है 10 आया था, जो कि हमने नेक्स्ट लाइन में एक्स में स्टोर करवा के हमने कंसोल भी करवा दिया। अब इस x की वैल्यू जो 10 है इसको एक्सेस हम यहाँ कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू हमने पैरामीटर में पास किया 5, जो कि यहाँ पर आया 5। तो x की वैल्यू 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, और तो 15 किस में स्टोर हो गया z में, और z को हमने जब यहाँ रिटर्न किया तो इस मल्टीप्लाई जो फंक्शन था इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आया हमारा 10 आया, ठीक है, और सॉरी 15 आया, क्योंकि ओवरऑल अभी हमने 10 प्लस 5 करके 15 कर दिया। तो इस ओवरऑल एरो फंक्शन ने रिटर्न किया 15, तो ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई 50, और हमने जब कंसोल किया तो हमारा रिजल्ट का आउटपुट क्या आया 15 आया समझ में। ये 10 था और ओवरऑल फंक्शन रिजल्ट कितना आया 15 आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम चाहे तो इसको और कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पर और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम चाहें तो और भी वेरिएबल्स पास किया 10, ठीक है, 10 और 30। अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। सपोज मैंने यहाँ दे दिया ई वैल्यू एफ दे दिया, ओके, एनीथिंग कुछ भी दे सकते हैं। अब इसका यूज़ नहीं हुआ ना, इसलिए कम हाईलाइट दिख रहे हैं। ये देखो, ये हाईलाइट दिख रहे हैं थोड़े और ये कम हाईलाइट दिख रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। अब इसको आप यूज़ करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। सपोज और ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लिए हमने यहाँ पर, ओके, z की वैल्यू कंसोल कर दिया। अब z की वैल्यू के बाद z प्लस ई कर दिया ऑपरेशन में, और इसको भी कंसोल कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर z में आउटपुट क्या था, x प्लस डी की जो वैल्यू थी वो जुड़ के z में स्टोर हो गई, ओके। अब z में स्टोर हो गई, z की वैल्यू फिर यहाँ पर जाके चेंज हो जाएगी। चाहे तो हम z की वैल्यू को चेंज करके लेट z की जगह y रख दिया, इसको z की जगह y रख दिया, इसको z रख दिया, ये वैल्यू ऑफ y ताकि x y और z, इसको हटाते हैं, ठीक है, z प्लस ई हो गया, तो ये एक्सेस हो गया। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैंने ई का यूज़ करा वैसे यहाँ पे कलर चेंज हो गया, और एफ का यूज़ नहीं हुआ इसलिए ये हाईलाइट नहीं है।
अब एफ का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। नीचे वाली लाइन में हमने जेड की जगह वापस से लेट टोटल ओवरऑल रिजल्ट RESULT ओवरऑल रिजल्ट करके z प्लस एफ करा, क्योंकि हमारा z वेरिएबल था, प्लस एफ कर लिया इसको। z प्लस एफ हुआ, इसकी वैल्यू इसमें आई, इसको हटाते हैं, इसका रिजल्ट की कोई वैल्यू मतलब नहीं है। ओके, अब मुझे यहाँ पर रिटर्न में क्या करना होगा, कोई बताएगा? z रिटर्न करेंगे, पता है, भले ही ओवरऑल रिजल्ट हमारा z प्लस एफ आ रहा है और ये आ रहा है, लेकिन अगर मैंने फंक्शन के रिटर्न में z लिखा है तो यहाँ जो वैल्यू है ना ये उसी को रिटर्न कर देगा। देखो एग्जाम्पल के लिए देख भी लेते हैं। हमको ये पता है कि ओवरऑल कंसोल करने पर ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू क्या आने वाली है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। बिफोर कैन नॉट एक्सेस z बिफोर इनिशियलाइजेशन, हाँ एक्सेस कर लिया हमने z को, और z यहाँ पर, अच्छा ओके, यहाँ पर y लिखना है, z लिख रखा हमने। समझ में आया वो एरर क्यों आई थी? क्योंकि z वेरिएबल नीचे 61 लाइन पे बनाया हुआ और हमने एक्सेस यहाँ पर कर दिया था इसको। अभी क्या एरर आ रही है और कहाँ गड़बड़ हुई है? z यहाँ यूज़ हुआ है, इसके अलावा कहीं दिख रहा है क्या z यूज़ हुआ? सब साइलेंट क्यों बैठे हो, इतना समझ में भी नहीं आ रहा। मैम वो आपने शायद लेट में करेक्शन नहीं किया, आपने z इक्वल टू z प्लस e कर दिया है। एक मिनट, लेट y, ये y हो गया, ओके मैम लाइन नंबर 61 पे ओके, यहाँ पर y आएगा, z नहीं आएगा, y आएगा। वो ऐसा बता रहा है कि आपने z वेरिएबल बाद में क्रिएट किया, पहले ही z की वैल्यू को यहाँ पर डाल रखा, जो कि z इनिशियलाइज नहीं था। यहाँ पर y रिजल्ट आया था तो y प्लस ई करना था हमको। ओके डन। देखो वैल्यू ऑफ x इज दिस, वैल्यू ऑफ y दिस, वैल्यू ऑफ z दिस। अब हमने यहाँ रिटर्न क्या करा है, z किया, तो देखो वैल्यू ऑफ z कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर, और 25। तो देखो रिजल्ट ऑफ एरो फंक्शन भी क्या आ रहा है यहाँ पर, 25। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो रिटर्न किया है z कर रखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, वैल्यू हमने z रिटर्न कर रखी, इसलिए इसने यहाँ पर कैलकुलेशन तो किया और कंसोल भी कर दिया इस चीज़ को। देखो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट, ये रहा, वैल्यू ऑफ ओवरऑल रिजल्ट इज़ 25, ठीक है, वैल्यू ऑफ ओवरऑल रिजल्ट इज़ 25। ये कैलकुलेशन तो हुआ, लेकिन इस फंक्शन का ओवरऑल कॉलिंग होने के बाद, सारे टास्क परफॉर्म होने के बाद, इस फंक्शन ने ओवरऑल रिटर्न जो किया z को कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने रिटर्न में z लिखा होता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट ऑफ एरो फंक्शन 25 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ हमने 69 लाइन नंबर पे। इसका जो आउटपुट आया वो z में जो वैल्यू आई है 25 वो आई, जो कि यहाँ स्टोर हुई रिजल्ट के अंदर 25, और फिर हमने इसको यहाँ एक्सेस कर लिया 25। आया समझ में इतना सभी को? अगर आ गया हो तो थम्स अप दे दो, तो मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करूँ इसमें। आया? ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसको लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमको लिखना होगा रिटर्न के अंदर। ये जो रिटर्न कीवर्ड है इसके अंदर हमको ये लिखना होगा, ठीक है। तो अब क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ ओवरऑल रिजल्ट जो 55 आई है, हमें वो यहाँ पर भी 55 ही दिखाएगा। देखो आ गया 55। तो हमारे हाथ में है कि हम फंक्शन से रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं। इतने सारे वेरिएबल्स में से जो भी हमको वैल्यू रिटर्न करना है वो हम यहाँ रिटर्न में लिख देंगे, तो फंक्शन वो रिटर्न कर देगा और उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ओवरऑल वैल्यू 55 आई है, अब इसको मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब ये बाहर बना हुआ है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ है। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो फंक्शन के अंदर, जैसे ये फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन के अंदर मैंने लेट एक्स वाई जेड वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया, ओके। अब मैं एक्स वाई जेड अगर बाहर बनाती हूँ तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये करली ब्रेसेस के अंदर तक ही स्कोप है इसका। सिर्फ ये एक्स वाई जेड सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर तक एक्सेस हो रहे हैं, बाहर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ मैम ये चीज कैसे पता चल रही है कि हाँ ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है, ये कैसे कनेक्ट हो यहाँ रहा से है? ये दो जो लाइन आपने लिखी है, हाँ, ये इससे कनेक्ट कैसे हो कि ऐसा हो जैसे रहा है रिजल्ट कि तो जो कहीं यूज ही नहीं करा है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है ना, ये समझ लो कि आपस में आप 1 बाय 1 खेल खेलते हैं। सपोज जैसे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हमने,
तो इसने पहले फंक्शन फाइंड किया, मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ है, ओके यहाँ मिल गया। उसके बाद फिर जब पैरामीटर 1 है वो सॉरी आर्ग्यूमेंट 1 है वो हमेशा पैरामीटर 1 के पास ही जाएगा, आर्ग्यूमेंट 2 है वो हमेशा पैरामीटर 2 के पास ही जाएगा, आर्ग्यूमेंट 3 हमेशा पैरामीटर 3 के पास ही जाएगा। मतलब जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी ही वेरिएबल्स यहाँ होने चाहिए, तो ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैम हाँ वो रिजल्ट से नहीं, वो मल्टीप्लाई से कनेक्ट क्या मल्टीप्लाई जो हमने क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हमने जो मल्टीप्लाई कीवर्ड था उस चीज से कनेक्ट करना। मल्टीप्लाई 0 किया है तो क्या मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जो मल्टीप्लाई नहीं, मैं आपको आवाज क्लियर नहीं आ हाँ रही? अभी मैम क्लियर मेरी? है, आप मतलब क्वेश्चन फिर से हेलो? बोलो। हाँ अभी क्लियर आ रही है, आप फिर से क्वेश्चन बोलो। हाँ मैम मैं ये बोल रही हूँ, तो वो मल्टीप्लाई जो हमने कीवर्ड लिखा है उस चीज से दोनों कनेक्ट है। ये वाला इससे कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? अब आप सपोज आपने मल्टीप्लाई नाम के 2 फंक्शंस बना दिए ना, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले मल्टीप्लाई के पास जाना है, इसलिए एक नाम से एक ही फंक्शन बनेगा। तो उस सिचुएशन में बनेगा ही नहीं, एरर दे देगा, ओके रन ही नहीं होगा वो। क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था कॉन्स्ट नाम का जो कीवर्ड है ना वो एक कांस्टेंट है, एक बार जो वेरिएबल बना दिया मल्टीप्लाई नाम से तो ना तो वो उसको रीयूज करने देता है ना ही रीअसाइन होता है। कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल में एक ही बार चीज़ आती है, आपको याद हो तो मैंने बताया था लेट वर्क कॉन्स्ट, वो चीज़ है। अब इसको जैसे यहाँ पर आप पता है अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए सभी का कि मैम अगर ये तो बहुत कम लाइंस का कोड था, मतलब जैसे कि 60 या 70 लाइन पे ही कोड है, अगर 1000 नंबर ऑफ लाइन्स है और सारे फंक्शंस 1 बाय 1 ऊपर बना दिए और सभी की फंक्शन कॉलिंग हमने फाइल के लास्ट में करी, तो क्या ये हमको अगर फंक्शंस ढूंढना है तो क्या हम 1 बाय 1 स्क्रॉल करके ढूंढेंगे कि ये मल्टीप्लाई फंक्शन कहाँ बना हुआ है? नहीं, उसके लिए एक आसान सा तरीका है जो कि आपको जैसे कि सबसे पहले इस पर कर्सर ले जाना है, ठीक है, जिस तरह से मेरा कर्सर आपको शो रहा। उसके बाद फिर आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, उसको प्रेस करना होता है और माउस के अंदर जो राइट बटन होता है उसको प्रेस करना होता है, तो डायरेक्टली फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंच जाता है। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो ये ब्लू कलर का आइकन हो गया और एरो दिख रहा है आपको, फिंगर आ रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये इसकी डेफिनेशन पे आ गया, दिख रहा है? मैं एक बार और बताना कैसे देखो किया। सबसे पहले इस पे कर्सर ले गए फंक्शन कॉलिंग वाले पे, उसके फिर कंट्रोल प्रेस करने पे ब्लू कलर का दिख गया, हो गया। उसके बाद फिर जैसे ही हमने माउस के अंदर जो राइट क्लिक होता है उस पर क्लिक किया तो ये इसकी डेफिनेशन पे ले गया हमको डायरेक्टली, दिख रहा है कर्सर लिया है। पूरी फाइल में जहाँ पर भी बना होगा ना वहाँ पर ये इसको मुझे ले जाएगा। इस तरह से हम फंक्शन की डेफिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब देखो रन करते टाइम वो तो आसानी से फाइंड कर लेगा, लेकिन जब 2000 या 4000 लाइन्स ऑफ कोड एक फाइल का हो और अगर फंक्शन कॉलिंग सारी सबसे लास्ट में होती है फाइल के, है ना, और सारे फंक्शंस पूरी फाइल में लाइन बाय लाइन डिफाइन है, तो हम स्क्रॉल करके ढूंढने के बजाय हम इस तरह से जाते हैं डायरेक्टली। ये शॉर्टकट की है, डेवलपर्स इसी का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के नाम पे क्लिक करो, यहाँ पर गए, बस कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक करा तो इस पर डेफिनेशन पे आ गए, ठीक है। आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, एक बार ट्राई करना इसको आपके कीबोर्ड पे बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब। अच्छा, ओवरऑल आपको ये फंक्शन समझ में आया या नहीं आया, एरो फंक्शन जो मैंने बताया है Yes, ना? ma'am. अब यहाँ पर ना हम एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाया हमने इस फंक्शन के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे एक लाइन का फंक्शन का करना है, तो उसको हम 1 लाइनर फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, स्क्वायर नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया जिसमें वैल्यू दी हमने 6 और जो कॉलिंग होने के बाद कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ये एक पैरामीटर है, पता है ना, हमने यहाँ पैरेंथेसिस लगाया ना कर्ली ब्रेसेस लगाया, दिख रहा है यहाँ ना कर्ली ब्रेसेस कुछ नहीं। ये सबसे 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 ज़्यादा छोटा तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का, इसको भी हम एरो फंक्शन ही बोलेंगे, जो कि एरो दिख रहा है। बट ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें सिर्फ 1 लाइनर ऑपरेशन करवाना हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन है x इंटू एक्स, मतलब x की जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है वो यहाँ पर आएगी और 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई होगा और जो भी वैल्यू आएगी फिर स्टोर हो जाएगी स्क्वायर के अंदर और उसको हम एक्सेस कर लेंगे, तो यहाँ पर 36 आउटपुट आ जाएगा। देख पा रहे? एक बार आप इसको और इसको मतलब वो करो ऑब्जर्व, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई को मैं 1 सेकेंड आएगा इसका। ओके, आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा कि इस एरो फंक्शन और इस एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर से बता देती हूँ कि जब मल्टीपल लाइन्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हो हमें किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन का इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें 1 लाइनर कोई छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो हम
इस सिंटेक्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम वन लाइनर में भी हम इस सिंटेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये भी x इंटू वाई जो है वन लाइनर ऑपरेशन ही है, और ये भी नम इंटू नम वन लाइनर ऑपरेशन ही है। अपन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इस तरह से सिंटेक्स फॉलो करना है या फिर इस तरह से सिंटेक्स फॉलो करना जब ओनली वन लाइन ऑफ कोड हो। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये शॉर्टकट चीज़ें इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब हम बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं ना, तो हमें छोटी से बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ें करना होती है, ताकि कम लाइन का कोड लिखें और काम ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये डेवलपर्स थिंग्स है, बट ठीक है, आपको अभी से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप सो कि समझ में आया होगा आपको। आवाज़ आ रही है सभी को? यस मैम। तो आज हमने 3 तरह के फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। पैरामीटर बस आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि पैरामीटर किसको बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये क्या हमारा पैरामीटर है फंक्शन के अंदर और ये क्या हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स इन द फंक्शंस डेफिनेशंस। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, जब एक्चुअल वैल्यू पास्ड कर रहे हैं हम फंक्शन को कॉल करते टाइम, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर बता दी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की। ये वही है कि फंक्शंस जो है मतलब कौन सी वैल्यू हम उस फंक्शन से बैक करना चाहते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर जैसे बताया था कि nth नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हैं हम x y z और पता नहीं एनीथिंग जो भी ले रहे हैं, लेकिन हम कौन सा आउटपुट चाह रहे हैं रिटर्न में, तो बस इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये बताइए। अब फंक्शन स्कोप की अगर बात करें, फंक्शन स्कोप की अगर बात करें तो ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, ये क्या हुआ, फंक्शन का स्कोप है। ठीक है, ये इसका घर का दरवाज़ा है अंदर का और ये बाहर का, इसके अंदर इसका पूरा घर है, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम स्कोप बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे 3 तरह के फंक्शन हो चुके हैं। ये एक शॉपिंग कार्ट है, ये वही नॉर्मल सा एग्जांपल है जो कि आप खुद रन करके देखना। कैलकुलेट टोटल करके फंक्शन बनाया है, प्राइस एंड क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इसको आप खुद रन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ 500 और 3 वैल्यू पास की, जो कि यहाँ आ जाएगी और ये कैलकुलेट होकर टोटल रिटर्न कर देगा और टोटल एक्सेस यहाँ पर आ जाएगा और ये हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आज के लिए इतना इनफ है। कॉल बैक फंक्शन मैं कल पढ़ाऊँगी और वो तब पढ़ाऊँगी जब आप मुझे इन सब की प्रैक्टिस वाली जो फाइल है वो शेयर करोगे। मैं एक और बार बता रही हूँ कि आप लोगों को ये फंक्शंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होगी जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे ना आगे जाके। अगर आप इन फ्यूचर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो या कुछ भी, तो वहाँ पर ना मॉड्यूल वाइज काम होता है, फंक्शंस वाइज ही काम होता है। बस एक बार फंक्शन बना दिया और उसको कॉलिंग करना होती है बस बार बार, मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके लिए इन फंक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। चाहो तो इस रिकॉर्डिंग को एक बार और देख लो, क्योंकि आपके पास अब घर पर हो तो इनफ टाइम है कि 1 आवर की क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो, ये भी देख सकते हो, कल आकर पूछ भी सकते हो। बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। मुझे फाइल चाहिए ग्रुप में सभी की शाम तक। ठीक है मैम, आप ये वाली फाइल शेयर कर देना। हाँ, फाइल में शेयर कर दूँगी। ठीक है, ओके, ये फंक्शन वाली फाइल भी शेयर कर दी मैंने। ओके, लिंक भी दे दिए और वीडियो भी आ जाएगी आज शाम तक सभी की। ठीक है, आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या?